उसके वर्ड्स हवा में लटक गए। पूरे हॉल में अचानक खामोशी छा गई। स्लीपर्स सनी को देख रहे थे। किसी के चेहरे पर कंफ्यूजन था, किसी के चेहरे पर शॉक, और कोई बस हंस रहा था। वो यंग लड़का जिसकी आंखों में हल्की सी मस्ती थी, बस पोलाइटली स्माइल कर रहा था। सच कहें तो फर्स्ट नाइटमेयर में असेंडेड एस्पेक्ट मिलना बहुत ही रेयर होता है। मतलब वो लड़का स्पेशल था, शायद आउटस्टैंडिंग भी। और फिर बिना किसी वजह के सनी को हीरो याद आ गया, ऑरा ऑफ द नाइन। दोनों अलग थे, लेकिन फिर भी आंखों की डीप अंदर एक ही चीज छुपी थी, एक ठंडी सी कैलकुलेशन। सनी पहले भी ऐसे लोग देख चुका था, ज्यादातर आउटस्कर्ट्स के स्ट्रीट गैंग्स में। उन लोगों के लिए इसका एक नाम था, मर्डर मैथ। चाहे मूड कैसा भी हो, चाहे जगह कोई भी हो, दिमाग का एक हिस्सा हमेशा कैलकुलेट करता रहता है। अगर सामने वाले को मारना पड़े तो सबसे एफिशिएंट तरीका क्या होगा? ओह, सब लोगों में से मुझे इसी टाइप के बंदे से पंगा क्यों लेना पड़ा? खैर, ये सब मैंने खुद ही बुलाया है। कुछ सेकंड्स बाद यंग मैन के एक कंपेनियन ने ब्लिंक किया और बोला, फ्रेंड, शायद तुम स्पेल के बारे में ज्यादा नहीं जानते। कास्टर के रिजल्ट्स वाकई रिमार्केबल है। उसने साइड ग्लांस दिया। वो एक लेगेसी है आफ्टर ऑल। सनी थोड़ा सा सीधा हो गया। लेगेसी? मतलब अवेकेंड क्लैन का डिसेंडेंट? ऐसे लोग चलना सीखने से पहले ही ट्रेन होने लगते हैं। उनके लिए स्पेल इन्फेक्शन चांस नहीं होता, वो एक सर्टेनिटी होती है। वो लोग काफी डेंजरस होते हैं। जस्ट ग्रेट। सनी की भौहें और गहरी हो गई। उसने सीधा बोल दिया, प्रैंक कर रहे हो क्या? इसे रिमार्केबल बोलते हो? स्लीपर्स की आंखों का कंफ्यूजन धीरे धीरे हॉस्टिलिटी में बदलने लगा। एक आवाज आई, सुन भाई, अगर असेंडेड एस्पेक्ट तुम्हें रिमार्केबल नहीं लगता तो अपना रिजल्ट बताओ। तुम्हारा अप्रेजल क्या था? कास्टर अभी भी चुप था, बस स्माइल कर रहा था। लेकिन उसके सपोर्टर्स रेस्टलेस हो गए थे, और यही सनी चाहता था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी कंटेम्प्ट भरी स्माइल आई। सनी ने कैजुअली बोला, मेरा अप्रेजल वो ग्लोरियस था। हाँ, बिल्कुल ग्लोरियस। और मेरा एस्पेक्ट डिवाइन रैंक का था। एकदम से अजीब नजरें मिलने लगी। डिवाइन एस्पेक्ट? आज तक किसी को नहीं मिला था। लोग सोचने लगे ये बंदा शायद पागल है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा डाउट रह गया, कहीं ये किसी पावरफुल क्लैन का हो, कहीं ये सच में कोई प्रोडिजी हो। सनी को वही डाउट तोड़ना था। उसने तुरंत ऐड किया, वैसे मैं कोई लेगेसी नहीं हूं, मैं आउटस्कर्ट से हूं, कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली। ऑल दैट ट्रेनिंग और फिर भी इसको सिर्फ एक्सीलेंट मिला? क्या नाइटमेयर में नाक खोदता रहा था क्या? एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। आउटस्कर्ट्स का लड़का, बिना ट्रेनिंग? हाँ, बिल्कुल बिलीवेबल। फाइनली कास्टर बोला, अब भी उसी पोलाइट स्माइल के साथ, ग्लोरियस? इंटरेस्टिंग। तुमने नाइटमेयर में क्या अचीव किया? सनी ग्रिन करने लगा। सिंपल है। सबसे पहले मैंने एक अवेकेंड टायरेंट को मारा। हर के साथ उसके बॉडी में तेज दर्द उठा, लेकिन फेस पर कुछ भी नहीं दिखने दिया। कुछ स्लीपर्स हंस पड़े। टायरेंट? कैसे मारा? सनी के चेहरे पर एरोगेंट लुक आ गया। कैसे? मैंने फिंगर भी नहीं उठाई, बस थूका और वो टुकड़ों में बिखर गया। जोर जोर से हंसना शुरू हो गया। पागल है ये, झूठ बोल रहा है। सनी गुस्से में बोला, झूठ नहीं है, और हंसना और तेज हो गया। क्रेजी बास्टर्ड, इनसेन। तब कास्टर ने हाथ उठाया। गाइज, साइलेंस छा गई। उसने कामली पूछा, और कुछ? सनी ने चिन ऊपर उठाई। हां, मैंने एक अवेकेंड सोर्ड्समैन को भी मारा। क्या? कैसे? सनी ने थोड़ा एम्बैरेस्ड एक्ट किया। इस बार फिंगर उठानी पड़ी, 2 बार हिलाने भी पड़ी, बस। फिर से हंसना शुरू हो गया। कास्टर ने फिर पूछा, और? अब फाइनल मूव। सनी बोला, हां, मैंने डेड गॉड से बात की, एक गॉड को जगा दिया। उसने मुझे ब्लेसिंग दी। समझे? गॉड ने ब्लेसिंग दी। स्लीपर्स सिर्फ हेड हिला रहे थे, कुछ पिटी के साथ, कुछ थकान के साथ। कास्टर ने हल्की सी साय ली। समझ गया, तुम्हारे अचीवमेंट्स के सामने मेरे वाले एवरेज लगते हैं। थैंक यू। आई होप तुम ड्रीम रेल्म में भी इतने ही सक्सेसफुल रहोगे। सनी ने स्मग स्माइल दी। यू बेटर बिलीव इट। वो पलटा और चल दिया। आह, काम हो गया।
अब कोई भी कभी नहीं मानेगा कि मैं पावरफुल हूं। मैंने सच बोला और सबने झूठ मान लिया। परफेक्ट। अब जब भी कोई मेरे एस्पेक्ट के बारे में पूछेगा, मैं सच बोलूंगा, डिवाइन रैंक, और लोग हंसेंगे। उनके लिए यह मान लेना ज्यादा आसान होगा कि स्पेल ही एग्जिस्ट नहीं करता, बनिस्बत ये मानने के कि मैं कुछ खास हूं। जस्ट यू वेट फूल्स, एक दिन हंसने वाला मैं हूंगा। चलते चलते सनी ने सुना, उस लूनेटिक को तुमने रोका क्यों नहीं? कास्टर की आवाज शांत और मेलो थी। बेचारा, नाइटमेयर में दिमाग खो गया लगता है। ऐसा अक्सर होता है। ज्यादा दिन शायद जिएगा भी नहीं। सनी के होंठ थोड़े ट्विच हुए। कितना नाइस बंदा है, लेकिन फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी सरसराहट दौड़ गई। अपनी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाई होके सनी हॉल के एक डिजर्टेड कॉर्नर की तरफ चला गया। लोग उसे देख रहे थे, मॉकरी, कंटेम्प्ट और थोड़ी सी पिटी। कोई भी उसके पास रहना नहीं चाहता था, और ऑनेस्टली सनी को भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थी। फिर भी उनके रिएक्शंस थोड़े ज्यादा लग रहे थे। ऐसा तो नहीं था जैसे वो कोई इन्फेक्शियस डिजीज लेके घूम रहा हो। स्पेल के अलावा। लेकिन स्पेल भी टेक्निकली डिजीज नहीं थी, और यहां सबको ये पता होना चाहिए था। आखिरकार वो क्राउड से निकल आया और कॉर्नर तक पहुंच गया। अजीब बात यह थी, स्लीपर्स इस कोने के पास आना ही नहीं चाह रहे थे। अभी वहां सिर्फ एक लड़की बैठी हुई थी, शांत, बिल्कुल चुप। सनी ने उसे देखा। वो लड़की नाजुक सी थी, डिम्योर और काफी सुंदर। उसके कपड़े साफ और नीट थे, महंगे नहीं लेकिन टेस्टफुल थे। पेल ब्लॉन्ड बाल, बड़ी ब्लू आंखें और एक एक्सक्विजिट चेहरा, बिल्कुल जैसे पोर्सलिन डॉल। वो सटली ब्रेथ टेकिंग थी, लेकिन कुछ तो गलत था। सनी ने भौएं सिकोड़ी, समझने की कोशिश की कि उसे अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आ गया। उसकी खाली एक्सप्रेशनलेस स्टेयर माउंटेन किंग की याद दिला रही थी। सनी थोड़ा सा चौंक गया और फिर समझा, वो लड़की अंधी थी। खुद को कंपोज करने में उसे कुछ सेकंड्स लगे। क्या अफसोस है। थोड़ा डिसहार्टेंड होके सनी धीरे से बेंच के दूसरे एंड पर बैठ गया। अगर वो लड़की स्पेल में जाने से पहले अंधी होती तो फर्स्ट नाइटमेयर कभी सरवाइव नहीं कर पाती। इसका मतलब उसने अपनी साइट अप्रेजल के बाद हुई थी। ये उसका फ्लॉ था। अचानक सनी के सीने में एक ठंडी सी सेंसेशन फैल गई। और मुझे लगता था मेरा फ्लॉ बुरा है। चाहे उसे कोई भी एस्पेक्ट एबिलिटी मिली हो अपनी नजर के बदले, ये प्रैक्टिकली डेथ सेंटेंस था। ड्रीम रेल्म में एक अंधा इंसान डोमिनेंट कोर के साथ सरवाइव नहीं कर सकता। किसी सेंस में वो लड़की पहले ही मर चुकी थी। वो एक चलती फिरती लाश थी। सनी डिस्टर्ब्ड महसूस करता हुआ मुंह फेर लेता है और क्राउड को देखने लगता है। अब उसे समझ आ गया लोग इस कॉर्नर से क्यों बच रहे थे। उस लड़की के आसपास एक इनविजिबल लेकिन ऑलमोस्ट पैल्पेबल डेथ की ऑरा थी। स्लीपर्स ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं होते, लेकिन कोई भी उसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। इस रियलाइजेशन के साथ सनी को एक पैटर्न दिखा। हॉल में खड़े लोग इंस्टिंक्टिवली अपने जैसे लोगों के पास खड़े हो रहे थे। हॉल के बिल्कुल आगे, स्टेज के पास, एक दो छोटे ग्रुप्स थे। ये लोग बाकी स्लीपर्स से अलग लग रहे थे, कॉन्फिडेंट, काम और रेडी। ये थे लेगेसीज, बचपन से स्पेल के लिए ट्रेन किए हुए। सबसे ज्यादा सर्वाइवल चांसेस। कैस्टी उनमें सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा था। उनके पास महंगी ड्रेस पहने हुए यंग लोगों का एक बड़ा ग्रुप था। वो लाइवली थे, एक्साइटेड थे, थोड़े नर्वस लेकिन ज्यादा नहीं। ये रिच और हाई रैंकिंग फैमिलीज के बच्चे थे, प्राइवेट ट्यूटर्स, कभी कभी अवेकेंड भी। इनके सर्वाइवल चांसेस बुरे नहीं थे। फिर आता था सबसे बड़ा ग्रुप, मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे। ट्रेनिंग का प्रिविलेज नहीं था, लेकिन एजुकेशन ठीक ठाक थी। गवर्नमेंट पहले से ही स्कूल करिकुलम में नेसेसरी नॉलेज डाल देती थी। इनमें से कुछ लोग एक्स्ट्रा प्राइवेट ट्रेनिंग भी ले चुके थे। सर्वाइव करने के लिए इनको मेहनत और थोड़ी सी लक चाहिए थी। इसलिए ये लोग टेंस थे, नर्वस थे। और आखिर में सनी और वो अंधी लड़की, लाशें। बाकी स्लीपर्स की नज़र में इनके सर्वाइवल चांसेस ऑलमोस्ट जीरो थे। कितना चार्मिंग। यंग स्लीपर्स ने खुद को इस तरह सबकॉन्शियसली डिवाइड कर लिया था। सिर्फ एक एक्सेप्शन था, सिल्वर हेड लड़की। वो अकेली खड़ी थी, सबसे अलग, बिल्कुल इंडिफरेंट। वॉल से टेक लगाकर आंखें बंद किए म्यूजिक सुन रही थी। चाहे ग्रुप कोई भी हो, सब लोग वेट करते करते थक चुके थे। ये इंडक्शन सेरेमनी कब शुरू होगी? जैसे ही ये ख्याल आया,
स्टेज पर एक लंबा आदमी अपीयर हुआ, डार्क ब्लू यूनिफॉर्म। वो सिर्फ लंबा नहीं था, ऑलमोस्ट जायंट था। सनी ने सोचा, इसकी माँ ने कहीं भालू के साथ पाप तो नहीं कर लिया? ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। स्पेल से पहले ही बेयर्स एक्सटिंक्ट हो चुके थे, लेकिन बुक्स की पिक्चर्स थोड़ी मिलती जुलती लग रही थी। बेयर लाइक नाइटमेयर क्रीचर देन। उस आदमी के शोल्डर्स वाइड थे, एथलेटिक बिल्ड और एक शानदार ब्राउन बियर्ड। उसकी आंखें काम और सीरियस थीं। स्टेज के सेंटर तक आकर उसने स्लीपर्स को लंबी नजर से देखा। जब उसकी गेज डिजर्टेड कॉर्नर तक आई, सनी थोड़ा सा नर्वस हो गया। उम्मीद है इसके पास टेलीपैथिक एबिलिटी ना हो, वरना अपनी माँ की तरफ से मेरे 2-1 लिम्ब अलग कर देगा। वो ज़्यादा देर सनी पर नहीं रुका। उसकी नज़र फ्रंट रोज पर लौट गई। फिर उसने बोला, उसकी आवाज़ डीप थी, रिवर्बरेटिंग, आई एम अवेकन्ड रॉक। स्लीपर्स, वेलकम टू द अकेडमी। हॉल बिल्कुल शांत हो गया। इन लेस देन अ मंथ तुम सब ड्रीम रेल्म में समन किए जाओगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि वो प्रिपेयर्ड हैं। तुम गलत हो। द स्पेल मर्सिलेस है और कनिंग भी। जब अवेकेंड अपने आप को ज़्यादा समझने लगते हैं, वो मर जाते हैं। मैंने काउंटलेस स्लीपर्स को मरते देखा है। मैंने मास्टर्स को भी लूज होते देखा है। सेंट्स भी गारंटीड नहीं होते। थैंक्स फॉर द एनकरेजमेंट। अगले 4 हफ्तों में हम तुम्हारी सर्वाइवल चांसेस बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स तुम्हें ट्रेन करेंगे, लेकिन उनकी फेम से मिसलीड मत होना। आखिर में ड्रीम रेल्म से जिंदा लौटना सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड करता है, तुम पर। जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। लेगेसीज के अलावा बाकी स्लीपर्स एक दूसरे को डर भरी नजरों से देख रहे थे। अवेकेंड रॉक बोलता रहा, तुम अब बच्चे नहीं हो। यह अफसोस की बात है। तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन स्पेल ने अलग डिसाइड किया। तुम फर्स्ट नाइटमेयर देख चुके हो, इसलिए जानते हो ये कैसा होता है। अब तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स कोई मदद नहीं कर सकता। काफी टाइम से कोई था ही नहीं। सनी थोड़ा सा एक्सक्लूडेड महसूस करता है। ये सब उसके लिए पुरानी बातें थी, लेकिन वो समझ रहा था इंस्ट्रक्टर का गोल क्लियर था, उन्हें डराना, क्योंकि डर ही उन्हें जिंदा रखेगा। अवेकन रॉक थोड़ा रुकता है, लोगों को बात डाइजेस्ट करने का वक्त देता है। फिर हल्का सा नॉड करके बोला, अब हम बात करेंगे नाइटमेयर्स और ड्रीम रेल्म के बीच के फर्क की। ये बात सनी के लिए काफी इंटरेस्टिंग थी। ऑब्वियसली उसे स्पेल के सिस्टम का जनरल आइडिया था, लेकिन फर्स्ट नाइटमेयर ने उसे दिखा दिया था कि रियलिटी और पॉपुलर स्टोरीज में काफी फर्क होता है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क। सनी को ट्रूथ और मिथ्स को अलग करना था, और नेचुरली ये बात उससे सुनना ज्यादा फायदेमंद था जो खुद ड्रीम रेल्म जा चुका हो। इसलिए सनी पूरा ध्यान दे रहा था। अवेकन रॉक बोलना शुरू करता है, ज्यादातर लोग जानते हैं नाइटमेयर्स क्या होती हैं, क्योंकि उनका असर रियल वर्ल्ड पर पड़ता है। तुम सबको फर्स्ट नाइटमेयर में जाने से पहले वॉर्न किया गया था। अगर तुम वहां मर गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर रियल वर्ल्ड में आ सकता है। हाँ, इसी वजह से मास्टर जेट उसके पास खड़ा था, रेडी अगर कोई मॉन्स्टर बाहर आ जाए तो। फर्स्ट नाइटमेयर्स यूनिक होती हैं, हर एक अलग होती है, इसीलिए सिर्फ एक ही क्रीचर अपीयर होता है। लेकिन सेकंड नाइटमेयर से चीजें काफी डेंजरस हो जाती हैं। ये नाइटमेयर्स किसी एक इंसान से टाइड नहीं होती, ये ड्रीम रेल्म में पैदा होती हैं। जब तक नाइटमेयर का सीड ग्रो करता रहता है, कोई भी अवेकेंड उसे कॉन्कर करने की कोशिश कर सकता है। सनी ये सब जानता था। नाइटमेयर्स हंट करना अवेकेंड का मेन काम होता है, लेकिन अगर सब अवेकेंड मर जाएं या सीड को टाइम पर ढूंढ ना पाएं, तो रियल वर्ल्ड में एक गेट खुल जाता है और उस गेट से काउंटलेस मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस सब जानते थे। बाकी अवेकेंड पूरी कोशिश करते हैं अटैक को रोकने की, लेकिन फिर भी मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है। सिविलियंस के बीच हैवी लॉसेस। गेट्स वो चीज थी जिससे पूरी दुनिया डरती थी। स्पेल के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा डिजास्टर था। शुरू में सिर्फ डॉर्मेंट बीस्ट्स आए थे, लेकिन गेट्स खुद रैंक्स रखते थे और कोई भी क्रीचर बाहर आ सकता था। सनी के पैदा होने से थोड़े टाइम पहले रैंक 5 गेट ने एक पूरे कॉन्टिनेंट को इनहैबिटेबल बना दिया था। लकीली हाई रैंक गेट्स बहुत रेयर होते हैं। अवेकन रॉक की आवाज और सीरियस हो गई। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अवेकन का पर्पस ड्रीम रेल्म में जाना है, वहां ग्रो करते नाइटमेयर्स ढूंढना है और उन्हें बंद करना है रियल वर्ल्ड को नुकसान होने से पहले। ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स कनेक्टेड हैं, लेकिन सेम चीज नहीं है। अगर नाइटमेयर्स डेस्टिनेशन है तो ड्रीम रेल्म उन तक जाने का रास्ता है। लेकिन ये सिर्फ रास्ता ही नहीं है, काफी पोएटिक हो रहा है। क्या अवेकन रॉक शायर टाइप है? सीधी बात में
ड्रीम रेल्म एक दुनिया है, बहुत बड़ी, मिस्टीरियस और मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड। वो दुनिया मर चुकी है, वहां लाइफ नहीं है, सिर्फ नाइटमेयर क्रीचर्स, करप्टेड इकोसिस्टम्स और अब हम। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हमें पता है कि बहुत पहले ड्रीम रेल्म में कई सिविलाइजेशंस रहती थीं। उनके रूइंस आज भी वहां मिलते हैं। सनी को पता था, वो सिविलाइजेशंस प्रिमिटिव नहीं थी, बस उनका डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के बजाय सोल कॉर्स और मिस्टिसिज्म पर बेस्ड था। मैजिक, मिरेकल्स। उनका क्या नाम था, कैसे खत्म हुई, कोई नहीं जानता। शायद स्पेल नहीं उन्हें मिटा दिया। हम नहीं जानते कि ड्रीम रेल्म स्पेल के अंदर एक इल्यूजन है या फिर एक रियल वर्ल्ड है। जहां तक पहुंचने के लिए स्पेल सिर्फ एक रास्ता है। लेकिन हमें शक है कि नाइटमेयर्स के अंदर जो इल्यूजन्स बनते हैं वो ड्रीम रेल्म के पास्ट पर बेस्ड होते हैं, पुराने इवेंट्स की कॉपीज, टाइम की गहराइयों से रिकंस्ट्रक्टेड। इसका मतलब ब्लैक माउंटेन पर स्लेव कैरावैन सच में थी, बहुत पहले। सनी को याद आया कैसे नाइटमेयर के स्टार्ट में टाइम रिवर्स जैसा लग रहा था। अगर वो इंटरफेयर ना करता तो क्या होता? क्या नेमलेस स्लेव माउंटेन किंग के मुंह में बाकी कैरावैन के साथ मर जाता? सनी को लगा वो स्लेव सिंपल नहीं था, वरना स्पेल उसे याद क्यों रखता? और हीरो का क्या वो बच पाया? आई वंडर। ड्रीम रेल्म और नाइटमेयर्स में 4 मेन डिफरेंसेस हैं। पहला, ड्रीम रेल्म में कोई स्टोरी नहीं होती, कोई फिक्स्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तुम फ्रीली मूव कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बस जिंदा रहने की ताकत होनी चाहिए। ज्यादातर लोग ह्यूमन सिटाडेल्स के पास रहते हैं। अच्छी बात है शायद। सनी को पूरा यकीन था फेटेड के साथ वो कहीं ना कहीं ट्रबल में ही घुसेगा, इसीलिए फ्रीडम उसके केस में रिलेटिव थी। दूसरा डिफरेंस, ड्रीम रेल्म में कोई लोग नहीं होते, सिर्फ वो जो रियल वर्ल्ड से आए हों। बाकी सब मॉन्स्टर्स होते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स इंसान जैसे दिख सकते हैं, इसीलिए सावधान रहना। सनी की पीठ पर ठंडी सी पसीना आ गया। ह्यूमन जैसे मॉन्स्टर्स, ये बात उसे पहले कभी सुनने को नहीं मिली थी। उसने लेगेसीज की तरफ देखा, कोई भी सरप्राइज नहीं था, मतलब वो पहले से जानते थे। तीसरा, अगर तुम ड्रीम रेल्म में मर गए तो रियल वर्ल्ड में कोई क्रीचर अपीयर नहीं करेगा। ये क्रूअल लग सकता है, लेकिन ये अच्छी बात है। अवेकेंड ऑलरेडी बहुत स्प्रेड थिन है। अगर हर स्लीपर को मॉनिटर करना पड़े तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। लॉजिक रूथलेस था, लेकिन लॉजिकल भी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रीम रेल्म में कोई लिमिट नहीं होती। तुम किसी भी रैंक के क्रीचर से टकरा सकते हो। नाइटमेयर्स में स्पेल फेयरनेस फॉलो करता है, डॉर्मेंट को बहुत हाई रैंक के एनिमी से नहीं लड़वाता। ओह रियली? फिर भी सनी मानता था हीरो और माउंटेन किंग उससे सिर्फ एक रैंक ऊपर ही थे। लेकिन ड्रीम रेल्म में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। थियोरेटिकली तुम सीधा अनहोली टाइटन से टकरा सकते हो और समझने से पहले ही मर सकते हो। इसीलिए अपने रैंक के आसपास के रीजन्स में रहो। गारंटी नहीं है, लेकिन रिस्क कम होता है। सनी के लिए तो ये परफेक्ट प्लान था। लोअर रैंक एनिमीज, सेफ ग्राइंड। अवेकन रॉक रुकता है, स्लीपर्स के चेहरे देखता है, फिर बोलता है, सॉल्स्टिस पर तुम सब ड्रीम रेल्म में ड्रॉन हो जाओगे। एग्जैक्ट लोकेशन पहले से पता नहीं होती, लेकिन चांसेस हैं कि तुम पास पासों में अपीयर करोगे। ग्रुप बनाओ, नियरेस्ट ह्यूमन सिटाडेल तक जाओ। हर सिटाडेल एक गेटवे के अराउंड होती है। गेटवे तक पहुंचते ही तुम वापस आ सकते हो। गेटवेज एग्जिट पॉइंट्स थे। गेटवे तक पहुंचते ही स्लीपर अवेकन बन जाता है, कोर इवॉल्व होता है, सेकंड एस्पेक्ट एबिलिटी मिलती है, और फिर हर नींद के साथ ड्रीम रेल्म वापस। अगर सिटाडेल ना मिले तो अनक्लेम्ड गेटवे ढूंढो। यूजुअली रीजन के सबसे बड़े लैंडमार्क के पास होती है। गार्डियंस को मिलकर हराओ और जिंदा वापस आओ। अवेकन रॉक ने हेवी लुक दिया। बस आज के लिए इतना ही। कम्युनिकेटर्स पर इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। डॉर्मेट्री ढूंढो। सेटल होने के बाद कैफेटेरिया जा सकते हो। लेट सपर मिलेगा। इंटरव्यूज भी होंगी। अच्छी नींद लेना। ट्रेनिंग कल से शुरू है। वो नॉड करता है और चला जाता है। सनी ने गहरी सांस ली। यार लोकेशन प्रेडिक्ट नहीं होती। हाँ, उसकी किस्मत के साथ या तो वो सीधा सिटाडेल में गिरेगा या फिर ऐसे एरिया में जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। पहला वाला हो जाए। वैसे भी अभी वो कुछ नहीं कर सकता था, और ऑनेस्टली उसके दिमाग में एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था, आज डिनर में मिलेगा क्या? स्लीपर्स से रिलेटेड सारी चीजें एक ही बिल्डिंग में थीं।
सनी ने कम्युनिकेटर पे आई इंस्ट्रक्शंस फॉलो की और जल्दी ही डॉर्मेट्रीज तक पहुंच गया। ये लोएस्ट लेवल्स पर थी और जो उसने देखा उसे थोड़ा सरप्राइज हो गया। उससे पूरा एक रूम अकेला मिल गया था। एक बेड, सॉफ्ट मैट्रेस के साथ एक टेबल, एक ड्रेसर और अलग बाथरूम भी। मटेरियल्स बिल्कुल नए थे, एस्थेटिकली प्लीजिंग, हवा क्रिस्प थी, स्टेराइल सी। रूम के अंदर गर्माहट थी। आउटर वॉल पर एक हिडन स्क्रीन लगा था जो बिल्कुल वाइड विंडो जैसा लग रहा था। स्क्रीन पर स्नोई पार्क का ब्यूटीफुल व्यू था और हाँ, अकेडमी एम्बलम के साथ कपड़ों के मल्टीपल सेट्स भी थे, बिल्कुल फ्री। कितना एक्स्ट्रावेगेंट है। रैशनली सनी जानता था ये कोई लग्जरी नहीं थी, लेकिन आउटस्कर्ट्स में पलने वाले के लिए ये रूम एक पैलेस जैसा था। उसने सिर खुजाया। लगता है मैं यहां पहुंच गया हूं। सनी ने रूम में एक नजर घुमाई, फिर अपनी शैडो को विंक किया और स्माइल की। आई गेस वी आर मूविंग अप इन द वर्ल्ड, हाँ? शैडो ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। हाँ, एक स्टूपिड शैडो क्या ही जाने। सनी ने नए कपड़े पहने और मिरर में खुद को देखा। फिर उसे कुछ याद आया। उसने रून्स समन किए। अब फाइनली उसके पास टाइम था पपेटियर श्राउड को देखने का। मेमोरी पपेटियर श्राउड, मेमोरी रैंक अवेकेंड, memory type armor, memory description, a worm of doubt once found its way into a righteous king's heart, system text neutral flat। सनी ने थोड़ा सा मुंह बना लिया। इतना भी टेरिफाइंग नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी क्रीप्ड आउट नहीं हो। फिर उसे याद आया उसने पहली क्रीचर एक लार्वा मारी थी। अगर माउंटेन किंग मैच्योर पपेटियर वर्म था और एक टायरेंट भी, तो फिर वो मौत बनने के बाद क्या बनेगा? नहीं, इस बारे में सोचना ही बेहतर नहीं। उसने साई ली और पपेटियर श्राउड समन की। थिन ब्लैक थ्रेड्स तुरंत उसके बॉडी के अराउंड अपीयर हो गए और धीरे धीरे आर्मर बन गया। डार्क ग्रे फैब्रिक, सॉफ्ट, कुछ जगह ब्लैक लेदर के ब्रेसर्स और शोल्डर गार्ड्स। आर्मर हल्का था, सिंपल, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा था और चलने पर बिल्कुल आवाज नहीं। परफेक्ट, एक शैडो में रहने वाले के लिए। सनी मुस्कुरा दिया। ये आर्मर अवेकेंड रैंक से नीचे के क्रीचर्स के लिए टफ था। डॉर्मेंट मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट उसे क्लियर एडवांटेज मिलता और पहनते ही उसे एक अजीब सी शांत फीलिंग महसूस हुई। वर्म ऑफ डाउट, क्या ये मेंटल अटैक्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है? उसे पूरा यकीन था ये ऐसा ही है। एक ग्रेट ट्रॉफी, पावरफुल टैरेंट की मेमोरी से और क्या एक्सपेक्ट करेगा। बस एक प्रॉब्लम थी, ये आर्मर फुल क्लोथ्स के ऊपर पहनने के लिए नहीं बना था। सेटिस्फाइड होके सनी ने आर्मर डिसमिस किया और रूम से निकल गया कैफेटेरिया की तरफ। नॉट बैड, बिल्कुल भी बुरा नहीं। कैफेटेरिया का डिनर भी बिल्कुल डॉर्मेट्री जैसा ही निकला, लैविश। सनी का सपना रियल मीट खाने का फाइनली पूरा हुआ, और सिर्फ थोड़ा सा नहीं, अनलिमिटेड। राइस, ब्रेड, साइड डिशेस, सॉसेज, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हर टाइप के ड्रिंक्स। एक्स्ट्रावेगेंट। कॉफी से वो दूर ही रहा। उसने प्लेट पर खाने का छोटा सा पहाड़ बना लिया और एक खाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर के लिए उसे दुनिया का होश ही नहीं रहा। जैसे ही परफेक्टली सीजन्ड मीट उसके मुंह में गया, उसकी आंखों के आगे तारे चमक उठे। उसने मून को मुश्किल से रोका और सोचना, अगर ये जिंदगी पूरा साल मिल जाती। डैम स्पेल, मुझे कुछ महीने पहले इन्फेक्ट क्यों नहीं किया। प्लेट कुछ ही टाइम में साफ हो गई। पेट भरा हुआ था, ज्यादा ही भरा हुआ। उसने वापस खाना लेने का सोचा, लेकिन याद आया उसका अपॉइंटमेंट था। रिग्रेट के साथ वो कैफेटेरिया से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से ऑफिस में था। उसके सामने एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर बैठा था, काफी फ्रेंडली। इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। मास्टर जेट की वार्निंग याद आई। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फिर से ऑफर हुई। सनी ने रिफ्यूज कर दिया और बात एस्पेक्ट पर आ गई। वो अपनी एबिलिटीज रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ तो कहना ही था। क्वेश्चंस काफी पोलाइट तरीके से पूछे गए। वुड यू लाइक टू टेल मी इफ यू आर विलिंग टू शेयर। इससे सनी को न्यूट्रल आंसर्स देने का मौका मिल गया। तुम्हारी एबिलिटी किस टाइप की है? कॉम्बैट, सॉर्सरी, यूटिलिटी? श्योर नहीं हूं, समझने का टाइम ही नहीं मिला। क्या तुम डायरेक्टली डैमेज दे सकते हो? शायद नहीं, मैं तो पहले एक टॉवल को भी डैमेज नहीं कर पाया था। इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहा। आखिर में सनी ने इतनी इंफॉर्मेशन दी जितनी जरूरी थी, ताकि लगे उसका एस्पेक्ट वीक है, हार्मलेस है, यूटिलिटी टाइप का है। फिर वो रूम में लौटा, कपड़े बदले और सो गया।
उसे लगा था नाइटमेयर के बाद नींद अजीब होगी, लेकिन नहीं। सॉफ्ट मैट्रेस, क्लीन बेडशीट्स, फ्लफी पिलो, वो बिल्कुल बच्चे जैसा सो गया। सुबह सुबह सनी ने बाथरूम यूज किया और एनर्जी से भरा हुआ ब्रेकफास्ट के लिए निकल पड़ा। कैफेटेरिया थोड़ा क्राउडेड था। प्लेट भरते ही उसे समझ आ गया सिर्फ एक ही जगह खाली थी, ब्लाइंड गर्ल के पास। उसके टेबल पर कोई बैठना नहीं चाहता था। सनी ने ग्रिमिस की। लगता था अगली 4 हफ्ते दोनों आउटकास्ट्स साथ ही रहेंगे। वो अनकंफर्टेबल था एक वॉकिंग कॉप्स के पास बैठना, लेकिन चॉइस भी नहीं थी। उसने बैठकर सोशल वर्कर को हल्का सा नोट किया और खाने पर फोकस करने लगा। तभी अचानक शोर हुआ। क्या हो रहा है? सनी ने देखा। कैफेटेरिया के वॉल पर लार्ज स्क्रीन के पास काफी स्लीपर्स जमा थे। स्क्रीन पर रैंकिंग लिस्ट थी, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट। सनी ने अपना नाम नीचे के पास देखा। उससे नीचे सिर्फ एक ही नाम था, ब्लाइंड गर्ल का। उसका नाम था कैसिया। लेकिन शोर सिर्फ इस वजह से नहीं था। सनी ने ऊपर देखा। कास्टर सेकंड प्लेस पर था और उसके ऊपर सिल्वर हेड लड़की। स्क्रीन पर लिखा था नेम नेफिस, ट्रू नेम चेंजिंग स्टार। तो सिल्वर हेड लड़की नेफिस, उसे भी फर्स्ट नाइटमेयर में ट्रू नेम मिला था। सनी को अपना याद आया, हीरो, माउंटेन किंग और एक बिल्कुल यूजलेस एस्पेक्ट। फिर भी उसने ट्रू नेम कमा लिया। स्पेल को शायद ये इम्पॉसिबल फीट काफी पसंद आया था। सोचता हूं उसे कैसे मिला होगा। कैफेटेरिया में स्लीपर्स बिल्कुल स्टंट थे, स्क्रीन को घूर रहे थे। अस्टॉनिशमेंट, फियर, एडमिरेशन सब एक साथ। उनकी एक्साइटेड विस्पर सुनकर सनी के अंदर एक चाइल्डिश अर्ज उठा। मुझे भी चिल्लाना है, मी टू, मेरे पास भी है। लेकिन उसने खुद को रोका। वो चुप रहा। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर कास्टर पर पड़ी। कास्टर स्क्रीन को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सॉम्बर एक्सप्रेशन थी। लेकिन स्ट्रेंज बात यह थी, वो ट्रू नेम वाली लाइन नहीं देख रहा था। उसकी नजर नेफिस पर थी, जैसे लड़की का असल नाम स्पेल के दिए नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इंटरेस्टिंग। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? एक लॉफ्टी लेगेसी और एक लड़की जो पुलिस के ट्रैक सूट में आई थी। और वैसे भी नेफिस कहाँ है? सनी ने कैफेटेरिया स्कैन किया और उसे दिख गई। सिल्वर हेड लड़की एक कोने में बैठी थी, हाथ में कॉफी का कप, बिल्कुल शांत। कमोशन से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ग्रे आंखें, सीरियस, डिस्टेंट। अ स्लीपर विद अ ट्रू नेम? ये इम्पॉसिबल है। टेक्निकली पॉसिबल है। स्माइल ऑफ हेवन को भी फर्स्ट नाइटमेयर में मिला था। शायद इंटरव्यू में झूठ बोला हो। पागल हो क्या? इतना इजी होता तो कल का क्रेजी परवर्ट फर्स्ट प्लेस पर होता। सनी का चेहरा थोड़ा ट्विच हुआ। क्रेजी परवर्ट? हां, सीधा जाकर पूछ क्यों नहीं लेते? अचानक कैफेटेरिया में कंप्लीट साइलेंस हो गई। सब स्लीपर्स नेफिस की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी पहले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर जैसे ही उसे कुछ फील हुआ, नेफिस ने आंखें उठाई। क्या? कासिया, ब्लाइंड लड़की भी आवाज की तरफ मुड़ गई। कुछ सेकंड्स बाद कास्टर आगे आया। उसने हल्का सा बो किया। लेडी नेफिस, मैं कास्टर हूं, हान ली क्लैन से। लगता है आपका ट्रायल अच्छा गया। लेडी? सनी का दिमाग चल गया। इस तरह एड्रेस कर रहा है और इंट्रोड्यूस भी कर रहा है, मतलब वो एक दूसरे को नहीं जानते। इंटरेस्टिंग। नेफिस थोड़ी कंफ्यूज सी लगी। उसने सोचा, फिर शक किया और स्माइल की। जो है वो है। कास्टर ऑकवर्ड सा स्माइल किया। मैं खुश हूं आप सेफ लौटी। मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे डाउट था। नेफिस ने नोट किया। थैंक्स। और फिर कॉफी पर वापस आ गई, जैसे कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी हो, या फिर जैसे उसे बाकी लोगों का ध्यान ही ना हो। सनी ने सांस छोड़ी। कितनी मिस्टीरियस है। उसके दिमाग में बहुत से ख्याल थे, लेकिन एक चीज सब पर भारी थी, ब्रेकफास्ट। कुछ ही सेकंड्स में वो सब भूल गया और हैप्पीली खाना शुरू कर दिया। काफी स्पेशियस था, टेस्टफुली डेकोरेटेड और बिल्कुल खाली।
सनी ने सोचा शायद गलत आ गया हो। फिर उसकी नज़र एक डेस्क के पीछे बैठा हुआ ग्लूमी इंस्ट्रक्टर पर पड़ी। उसने सनी को देखा और तुरंत खुश हो गया। आओ यंग मैन। वो एक लाइवली ओल्ड मैन था। मेसी ग्रे बाल, एब्सेंट माइंडेड आंखें और बुशी आईब्रोज जो जैसे खुद ही हिलते रहते थे। मैं अवेकन जूलियस हूं। टीचर जूलियस बोलो। बैठो बैठो। नाम क्या है? सनी बैठ गया। सनलेस। जूलियस ने आईब्रोज उछाली। क्या ऑमिनस नाम है। अच्छा है, हमें ऑमिनस चीजों से रोज डील करना पड़ता है। सनी ने रूम देखा। टीचर, क्या मैं जल्दी आ गया हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम पर हो। बाकी स्टूडेंट्स लेट हैं? जूलियस ने नाक सिकोड़ी। कोई और आ ही नहीं रहा। वो ब्रूट लोग सिर्फ तलवार और मुक्के घुमाना जानते हैं। नॉलेज की वैल्यू सिर्फ कुछ ही समझते हैं। सनी ने अंदर ही अंदर साई ली। उम्मीद है ये गलती ना हो। वैसे तुमने विल्डरनेस सर्वाइवल ही क्यों चुना? सनी ने सच बोला। मास्टर जेट ने एडवाइस किया था। जेट? सोल रीपर जेट? वो मर्डरस सैविज? सनी अलर्ट हो गया। टीचर, आप मास्टर जेट को जानते हैं? जूलियस ने इधर उधर देखा। कौन नहीं जानता सोल रीपर को? उसकी एबिलिटीज सीधा सोल कोर को टारगेट करती हैं। आर्मर का कोई फायदा नहीं। वो झुककर बोला, बस एक ही अच्छी बात है, वो सेंट बनने वाली नहीं है। सनी ब्लिंक कर गया। क्यों? उसकी पर्सनैलिटी। कौन मदद करेगा एक साइकोपैथिक किलर की? थर्ड नाइटमेयर के लिए टीम चाहिए होती है। जूलियस रुक गया। रुको, मैं गॉसिप क्यों कर रहा हूं? अभी तो काफी कर ली। सनी चुप रहा। उसे काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। विल्डरनेस सर्वाइवल शायद सही चॉइस थी। तुम और कौन कौन से कोर्सेज ले रहे हो? नन। अगली 4 हफ्तों तक सिर्फ विल्डरनेस सर्वाइवल। जूलियस घूरता रहा। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। वंडरफुल! 4 हफ्तों में मैं तुम्हें इमॉर्टल बना दूंगा। लेसन शुरू हुआ। शुरू में सब ठीक था। 1 घंटे बाद सनी का दिमाग फटने वाला था। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी अजीब चीजें। जूलियस कभी शॉक्ड होता, कभी पेशेंट, कभी एक्सप्लेन करता। करिकुलम बिल्कुल इंसेन था। थ्योरी, वीआर प्रैक्टिस, रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग, डेड लैंग्वेजेस भी। स्पेल ट्रांसलेट करता है ना? जूलियस ने तुरंत टोक दिया। स्पेल ट्रांसलेटर नहीं है। रून से ही डेंजर का टाइप समझ आता है। शाम होने तक पढ़ाई चली। तब जाकर सनी को छुट्टी मिली। थका हुआ, भूखा, रूम में आकर वो कुर्सी पर गिर गया। कुछ देर बाद अपनी शैडो की तरफ देखा। हाँ, अभी काम बाकी था। उसने शैडो को देखा और ग्रिन की। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। सनी को पूरा यकीन था कि उसकी शैडो सिर्फ एक साइलेंट फॉलोअर से काफी ज्यादा केपेबल है। आखिर स्पेल ने उसे इनवैल्यूएबल हेल्पर बोला था। अब ये सनी पर था कि वो समझे शैडो कंट्रोल कैसे काम करता है, जैसे बाकी एस्पेक्ट्स के साथ होता है। इस बार भी एक इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग उसके सबकॉन्शियस में छुपी थी। या तो ये स्पेल ने दी थी या फिर हर अवेकेंड के साथ नेचुरली होती है। सनी को बस उसे फील करना था और प्रैक्टिस में लाना था। उसने फिर से अपने बॉडी और स्पिरिट पर फोकस किया और शैडो को सिंपल कमांड्स देने लगा। हर मूवमेंट के साथ उसे कंट्रोल का फील और क्लियर होता गया। थोड़ी ही देर में ये उतना ही नेचुरल लगने लगा जितना सांस लेना या चलना। शैडो जैसे उसके बॉडी का ही एक हिस्सा हो। सैटिस्फाइड होके सनी ने एक नया कमांड दिया। बिना किसी डिगे के शैडो उसके शूज के नीचे से अलग हो गई, रूम के दूसरे एंड तक चली गई और मुड़कर उसे देखने लगी, बिल्कुल जैसे थोड़ा सा मॉक कर रही हो। सनी अब बिना शैडो के था। ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है। वैसे भी स्पेल के साथ साइंस का क्या लेना देना। जैसे ही शैडो दूर हुई, सनी के दिमाग में एक अजीब सी स्प्लिट हुई, जैसे परसेप्शन 2 जगह से आ रही हो। एक उसका बॉडी और दूसरा उसकी शैडो। थोड़ी कोशिश के बाद उसने दूसरे सोर्स पर फोकस किया और तुरंत उसकी विजन ब्लर हो गई। वो, सनी बोल पड़ा, वो। शैडो ने रूम के दूसरे एंड से सुना। सनी ब्लिंक करता है। अब उसके दिमाग में 2 पिक्चर्स थीं। एक रूम का डोर
जिसके सामने एक इनडिफरेंट शैडो खड़ी थी और दूसरी एक पेल लड़का चेयर पर बैठा, वाइड आइड, बिल्कुल स्टन्ड। इनर थॉट, ये मैं हूं। उसने हाथ उठाया और शैडो के व्यू में पेल लड़के ने भी हाथ हिला दिया। इनर थॉट, मैं शैडो के थ्रू वर्ल्ड देख सकता हूं। सनी कुछ देर सोचता रहा। इस एबिलिटी के साथ पॉसिबिलिटीज एंड नहीं होती। चाइल्ड ऑफ शैडोज उसे डार्कनेस में देखने और चुपचाप मूव करने देता था, और शैडो कंट्रोल एक परफेक्ट स्काउट। दोनों मिलकर उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट स्पाई बना देते थे। स्पाई जो बिना रिस्क लिए इंफॉर्मेशन गैदर करे। ये रोल सनी को काफी सूट करता था। हाँ, स्पाइज शैडोज से स्ट्राइक भी करते हैं, डेडली प्रिसिजन के साथ, लेकिन डायरेक्ट फाइट डेंजरस होती है, और सनी का एस्पेक्ट अभी कॉम्बैट बूस्ट नहीं देता था। इनर थॉट, असैसिन बनना अभी ठीक आइडिया नहीं है। टेस्ट करें? सनी ने शैडो को देखा और कमांड दिया। शैडो ने एग्जैजरेटेड साई के साथ नीचे झुककर डोर के नीचे से स्लाइड कर लिया। तुरंत सनी को रूम और हॉलवे दोनों दिखने लगे। उसने आंखें बंद की और शैडो की व्यू पर फोकस किया। शैडो एक से दूसरे शैडो में चुपचाप ग्लाइड कर रही थी। टाइमिंग परफेक्ट थी, मूवमेंट इनविजिबल। कुछ स्लीपर्स के पास से गुजरते हुए उसने उनकी बातें सुनी। खास इंटरेस्टिंग नहीं थी। शैडो आगे बढ़ी और एक कॉर्नर पर रुक गई। लेफ्ट साइड एलिवेटर्स, राइट साइड गर्ल्स डॉर्मिटरी का रास्ता। तुरंत सनी के दिमाग में प्रोवोकेटिव इमेजेस आ गए। ओह माय, हाँ, इस एबिलिटी के साथ डिप्राइविटी में गिरना काफी इजी था। लेकिन नहीं, हाई मॉरल्स की वजह से नहीं, बल्कि उसकी परवर्ट रेपुटेशन की वजह से। अगर पकड़ा गया तो ऑनेस्टली नो भी नहीं बोल पाएगा। तो नहीं करना चाहिए, राइट? राइट, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। रूम में सनी ने रिग्रेट के साथ साई ली। फिर शैडो को एक पासिंग स्लीपर के शैडो में हाइड कर दिया और एलिवेटर्स की तरफ फॉलो करने लगा। कुछ टाइम बाद सनी की शैडो एक बड़े डोजो के कोने में थी। वो ऑब्जर्व कर रहा था। इंस्ट्रक्टर रॉक के गाइडेंस में स्लीपर्स कॉम्बैट क्लास ले रहे थे। आज का फोकस था जनरल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। बाद में ग्रुपिंग होने वाली थी, नॉविस, एडवांस्ड, एक्सपर्ट, वेपन चॉइस के हिसाब से। कुछ को पर्सनल ट्यूटर भी मिलेगा। अभी स्लीपर्स अपनी टर्न पर मशीन को पंच मार रहे थे। मशीन स्ट्रेंथ मेजर करती थी। नॉर्मली 10 से 14 गुड माना जाता था। एनहांसिंग एस्पेक्ट्स वाले 15 या 16 तक पहुंच जाते थे। मुझे तो 10 या 11 मिलता। तब उसकी नजर गई नेफिस, हाईएस्ट रैंक्ड स्लीपर। वो आगे बढ़ी, बिना ज्यादा प्रेप के एक क्रशिंग पंच, मूवमेंट क्लीन, स्पीड परफेक्ट। काफी ट्रेनिंग है। मशीन ने शो किया 16। सनी थोड़ा डिसअपॉइंटेड था और एक्सपेक्ट कर रहा था। ट्रू नेम होल्डर रहा आफ्टर ऑल। फिर कास्टर आया। पंच दिखा भी नहीं, मशीन कांप उठी। रिजल्ट आया 21। पूरा डोजो स्टंट था। इंस्ट्रक्टर रॉक मुस्कुरा दिया। नॉट बैड। अब स्पारिंग होगी। 2 वॉलंटियर्स। नेफिस आगे बढ़ी। एक टॉल मस्कुलर स्लीपर उसके सामने आया। रूल्स बताए गए। शो शुरू। लड़का अटैक करता है, एक किक, और अगले ही सेकंड वो फ्लोर पर था। नेफिस बिल्कुल नहीं हिली। नेक्स्ट, फिर मैसेकर। एक के बाद एक सब गिरते गए। नेफिस काम थी, प्रिसाइज थी, रूथलेस थी। एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम, जैसे मेटल की बनी हो। ये ह्यूमन भी है। अगर ये एनिमी बन गई, बेस्ट ऑप्शन भाग जाना। यहां बेटर कभी एंटेगनाइज ही ना करना। आखिर सन भी स्टार होता है और शैडो सनलाइट में नहीं टिकती। आखिर में कास्टर रिंग में आया, स्माइल के साथ। उसने बाव किया। लेडी नेफिस, प्लीज एक्सक्यूज मी इन एडवांस। अब क्या होने वाला है? अगले ही पल सनी की आंखें शॉक से खुल गईं। ऐसा लगा जैसे कास्टर अचानक एग्जिस्ट ही ना करता हो, लेकिन ये सिर्फ इल्यूजन था। सच ये था कि वो इतनी तेज मूव कर रहा था कि ह्यूमन आई उसकी मूवमेंट फॉलो ही नहीं कर पा रही थी। अगर सनी के पास शैडो साइड न होती तो उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी उसे सिर्फ एक हेजी ब्लर हवा में स्ट्रीक करता हुआ दिखा। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कास्टर ने नेफिस तक का डिस्टेंस कवर कर लिया
और एक डेवस्टेटिंग पंच मारा, लेकिन उस स्पीड के बावजूद नेफिस ने रिएक्ट कर लिया। उसने बॉडी थोड़ी सी घुमाई और स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर भी काफी नहीं था। कास्टर का फिस्ट उसके शोल्डर से टकरा गया। नेफिस घूमती हुई स्पिन में चली गई। कास्टर ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया, वो फिर से गायब हो गया। प्लान सिंपल था। जब तक नेफिस ये सोचे कि एनिमी सामने है, वो अपनी अननेचुरल स्पीड से पीछे से अटैक करेगा, और वैसे ही हुआ। कास्टर उसके पीछे अपीयर हुआ, फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए रेडी। नेफिस अभी भी उस डायरेक्शन में अटैक करने वाली थी जहां कास्टर पहले था। कास्टर सैटिस्फाइड था। उसने पूरा वेट अपने फिस्ट में डाल दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर नेफिस ने अचानक स्टांस बदली और अपनी एल्बो पीछे की तरफ भयानक फोर्स के साथ फेंक दी। कास्टर की आंखें फैल गईं। ये फेंट था, अब वो कमिट हो चुका था। स्पीड होने के बावजूद इनर्शिया के रूल्स उसे भी फॉलो करने पड़ते थे। एल्बो उसके चेहरे की तरफ इनेविटेबल लग रही थी, और फिर भी कास्टर बच गया, बस एक हेयर्स ब्रेड्थ से। उसका स्पीड एडवांटेज बहुत ज्यादा था। अगले ही सेकंड उसने नेफिस को ट्रिप किया और पुश करके ग्राउंड की तरफ भेज दिया। लेकिन जैसे ही वो मैट्स को हिट करने वाली थी, कास्टर ने उसके दो बॉक का पॉलर पकड़ा और धीरे से पुल किया, फॉल को स्लो कर दिया। नेफिस बिना किसी इंपैक्ट के जमीन पर आ गई। वो पीठ के बल लेटी हुई थी। 2 बार ब्लिंक किया और ऊपर देखा। पूरा फाइट 2 सेकंड से भी कम में खत्म हो गया। बैक इन हिज रूम सनी की आंखें खुल गईं। तो ये होता है असेंडेड एस्पेक्ट। ये तो चीटिंग है। एक स्लीपर इतना फास्ट कैसे हो सकता है? स्पेल के पावर्स इस स्टेज पर इन्फेंसी में होते हैं, लेकिन कास्टर लेगेसी था। कौन जाने एकेडमी से पहले कितने सोल शार्ड्स उसे खिला दिए गए होंगे। डोजो में इंस्ट्रक्टर रॉक ने ग्रंट किया और नॉट दिया। नेफिस धीरे से खड़ी हुई। बाकी स्लीपर्स कास्टर को घूर रहे थे, रेवरेंस के साथ, हश्ड विस्पर्स। उसकी परफॉर्मेंस ने सब पर गहरा असर छोड़ा था, लेकिन कास्टर खुद खुश नहीं लग रहा था। उसने नेफिस की तरफ देखा। एक्सप्रेशन अनरीडेबल था, क्योंकि एक बात सिर्फ कुछ लोग जानते थे, कास्टर, नेफिस, इंस्ट्रक्टर रॉक और सनी। सच ये था, नेफिस ने अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी यूज ही नहीं की, ना इस फाइट में, ना आज के किसी टेस्ट में। किसी को नहीं पता था उसकी एबिलिटी क्या है, और फिर भी कास्टर बैरली जीत पाया था। क्या मॉन्स्टर है ये? डोजो के कोने में छुपी शैडो जैसे उससे अग्री कर रही हो। उसके बाद खत्म हो गई। पिटाई खा चुके स्लीपर्स शावर्स की तरफ चले गए। सनी ने थोड़ा वेट किया, फिर शैडो को बॉयज लॉकर रूम में स्नीक करने का कमांड दिया। उसे टीनेजर्स को कपड़े बदलते देखने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शायद कैस्टर कुछ बोले अपनी फाइट के बारे में, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। कैस्टर फैंस के घेरे में था, नए नए एडमायरर्स, प्रेज, एक्साइटमेंट। लेकिन कैस्टर का मूड काफी डार्क था। हर तारीफ के साथ उसका चेहरा और ग्रिम होता जा रहा था। कैस्टर अनबिलीवेबल था। तुम्हारा एस्पेक्ट तो ब्रोकन है। नेफिस का कोई चांस ही नहीं था। ट्रू नेम किसको चाहिए? वो बस वॉनाबी है। कैस्टर ने आखिरी बोलने वाले को ठंडी नजर से देखा। वो भी एक लेगेसी था। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। पेजेंट गर्ल के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? कैस्टर की आंखें फैल गईं। पेजेंट? क्या तुम्हें सच में नहीं पता वो कौन है? बोल देना। कैस्टर ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर बोला, वो है नेफिस ऑफ द इमॉर्टल फ्लेम क्लैन। यह सुनते ही दूसरा लेगेसी सफेद पड़ गया। कैस्टर बोलता रहा, उसके ग्रैंडफादर के बारे में बताने की जरूरत नहीं। उसके पेरेंट्स स्माइल ऑफ हेवन और ब्रोकन सॉर्ड थे। सनी ऑलमोस्ट कुर्सी से गिर गया। इमॉर्टल फ्लेम, ब्रोकन सोर्ड, एक मास्टर, एक सेंट, ह्यूमैनिटी के हीरोज। अगर ये सच था तो नेफिस रॉयल्टी थी, इसलिए लेडी, प्रिंस नहीं, प्रिंसेस ही कह देता। लेकिन फिर वो अकेले क्यों? जैसे सनी सोच रहा था, दूसरा स्लीपर भी बोला, तो फिर वो ऐसी क्यों है? कैस्टर ने साई ली, क्योंकि वो सब मर चुके हैं। इमॉर्टल फ्लेम क्लैन खत्म हो चुका है। लॉकर रूम में कंप्लीट साइलेंस हो गई। कैस्टर ने नीचे देखा, वो अकेली बची है। रात को जब सब सो रहे थे, सनी चुपचाप डोजो में आया, रिंग के बीच खड़ा हो गया। नेफिस को याद किया, कैस्टर को याद किया,
दोनों मॉन्स्टर हैं। वो मॉमर किया, शैडो की तरफ देखा। तुम भी मानती हो? शैडो ने चेस्ट फुला ली, आर्म्स क्रॉस की, कॉकी एक्ट, लेकिन काफी फेक। सनी मुस्कुराया। पावर सब कुछ नहीं होती। इमॉर्टल फ्लेम और ब्रोकन सोर्ड फिर भी अपनी फैमिली नहीं बचा पाए। रॉयल्टी भी सेफ नहीं होती। वो मशीन के पास गया, पंच मारा, रिजल्ट आया 9। अरे यार! फिर मारा, 9। गुस्सा आ गया। वो लाइट वेट ही रहेगा। ये फेयर कैसे है? गुस्से में एक और पंच मारा। तब एक अजीब इंस्टिंक्ट जगा। शैडो उसके हाथ के अराउंड फ्लो हो गई, ब्लैक ग्लव जैसे। पंच लगा, मशीन कांप गई। रिजल्ट आया 18। सनी चुप हो गया। फिर एक वाइड ग्रिन। समझ गया। ब्लैक शैडोवी ग्लव को देखा। इनवैल्यूएबल हेल्पर, हाँ? उसने फिस्ट बंद की। अब मजा आएगा। दिन उड़ते हुए निकल रहे थे। सनी के पास सिर्फ 4 हफ्ते थे ड्रीम रेल्म के लिए तैयारी करने के। एक भी मिनट वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। वो रिलेंटलेस था। अपने बॉडी और दिमाग को लिमिट तक पुश कर रहा था। बस एक ही गोल, इस छोटे से टाइम में जितना हो सके उतना सीख लेना। दिन में वो टीचर जूलियस के साथ पढ़ाई करता था। सिविलाइजेशन के बिना कैसे सर्वाइव करना है ये धीरे धीरे सीख रहा था। लेसन्स सिंपल से शुरू होते थे, जैसे आग जलाने के तरीके, और फिर काफी ऑब्स्क्योर चीजों तक जाते थे, जैसे सेलेस्टियल नेविगेशन। सुनने में इजी लगता है, लेकिन ड्रीम रेल्म में स्टार्स कंसिस्टेंट नहीं होते। हर रीजन में अलग स्टार्स, अलग कॉन्स्टेलेशंस, कहीं ज्यादा मून्स, कहीं कम। सन सेम लगता है, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। फिर भी अगर नॉलेज हो तो स्काइज को स्टडी करके नेविगेट किया जा सकता है। ये सब चीजें स्कूल्स के करिकुलम में थीं। ज्यादातर स्लीपर्स थियरी जानते थे, लेकिन टेक्स्ट बुक से पढ़ना और एक एक्चुअल अवेकेंड से सीखना बिल्कुल अलग बात थी। टीचर जूलियस हमेशा डेप्थ में जाते थे। वो सिर्फ क्या नहीं बताते थे, वो क्यों भी बताते थे। इससे सनी को सिर्फ फैक्ट्स नहीं मिले, उसे प्रिंसिपल समझ आने लगे, और ये समझ उसे हर सिचुएशन के लिए थोड़ा रेडी बना रही थी। डेड लैंग्वेजेस की क्लासेस जो पहले यूजलेस लग रही थीं, वो भी इंटरेस्टिंग निकली, क्योंकि स्पेल खुद उन्हीं लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करता था। लैंग्वेज समझने से स्पेल के रिमार्क्स ज्यादा क्लियर हो गए। एग्जाम्पल के लिए नेफिस का ट्रू नेम, चेंजिंग स्टार, टेक्निकली सही लेकिन पूरी मीनिंग नहीं। रून लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से क्लियर होता था, ज्यादा एक्यूरेट ट्रांसलेशन होती स्टार ऑफ चेंज। और बस इतना ही नहीं, चेंज के लिए अलग अलग रून्स होते हैं, कहीं रूइनस स्टार, कहीं स्टार ऑफ मिसफॉर्चून। सिर्फ वर्डिंग का फर्क और मीनिंग बिल्कुल बदल जाती। रियल लाइफ में ये फर्क बहुत मैटर करता है। सनी ने कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए इतनी थियरी सीखना उसे एग्जॉस्टिंग लगता था, नम्बिंग, थकाने वाला, लेकिन एक स्ट्रेंज तरीके से एक्साइटिंग भी था। नॉलेज सिर्फ प्रिविलेज लोगों के पास होती है, और वही नॉलेज पावर बन जाती है। पुअर लोग पढ़ नहीं पाते और बिना एजुकेशन के पुअर ही रहते हैं। एक विशस साइकिल। सबसे अजीब बात यह थी कि सनी अब उन प्रिविलेज लोगों में से था, एक्चुअली सोशल हायरार्की के टॉप पर। फ्री फूड, फ्री शेल्टर, अनलिमिटेड नॉलेज, बस एक गोल पर फोकस, अवेकेंड बनना। ये सडन चेंज उसे फिलॉसफिकल बना देता अगर टाइम होता, लेकिन टाइम था ही नहीं। हर दूसरे दिन प्रैक्टिकल लेसन्स भी रखते थे, कभी रियल वर्ल्ड, कभी वर्चुअल रियलिटी, और वो भी फुल इमर्शन स्टेशंस में, एनहांस्ड फिजिकल फीडबैक के साथ। रिजल्ट, सनी बिल्कुल बोन टायर्ड हो जाता था, पूरा एग्जॉस्टेड। लेकिन एक अच्छी बात थी, इतनी एक्सरसाइज के साथ सनी की बॉडी पहले से काफी बेटर हो रही थी। स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी सब इंप्रूव हो रहे थे, कॉम्बैट ट्रेनिंग के बिना भी। फर्स्ट नाइटमेयर के बाद उसका बॉडी जैसे रीफॉर्ज हो गया था, ह्यूमन पोटेंशियल के पीक तक। लेकिन उस पोटेंशियल को यूज करना उसके हाथ में था। स्वेट, एफर्ट, हार्ड वर्क, वाइल्डनेस ट्रेनिंग ये चांस दे रही थी। और जैसे ये काफी नहीं था, सनी रात को शैडो कंट्रोल प्रैक्टिस करता और दिन में सीक्रेटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता। उसकी शैडो खुद से स्काउटिंग कर सकती थी, क्लासेस में जाती, कॉन्वर्सेशन सुनती,
एस्पेक्ट एबिलिटीज देखती, फिर रात को सब रिपोर्ट करती। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, शैडो थोड़ी नाइव थी, ह्यूमन वर्ल्ड को ठीक से समझ नहीं पाती थी, यूजफुल इन्फो और यूजलेस गॉसिप में फर्क नहीं कर पाती। इसीलिए ज्यादातर टाइम बेकार की बातें मिलती, जैसे स्लीपर सेंटर में रोमांस चल रहा है, 100 यंग लोग, अंडरग्राउंड, डेथ का खतरा ऊपर। लोग सोच रहे थे लाइफ शॉर्ट है, सीज द डे। डेंजर के साथ पैशन भी बढ़ जाता है। सनी इस सब से बाहर था। पहली बात, उसकी इमेज एक अनलाइकेबल लूनेटिक की थी। दूसरी बात, टाइम ही नहीं था। और तीसरी, उसे डर था अगर किसी के करीब गया तो कहीं ट्रू नेम बताना ना पड़ जाए। इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो शैडो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग थे। शैडो सिर्फ बॉडी नहीं, ऑब्जेक्ट्स भी एनहांस कर सकती थी। वेपन पर हो तो डैमेज डबल, आर्मर पर हो तो डिफेंस डबल। एनहांसमेंट लगभग 2 गुना होता था। सही यूज में ये एबिलिटी उसे पावर हाउस बना सकती थी। शैडो स्लेव, स्पीड, डिफेंस, डैमेज, सब कुछ एक साथ। शैडो साइट, शैडो स्टेप, शैडो स्काउट, वर्सटाइल, डेंजरस। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल गए और फिर पता ही नहीं चला विंटर सोल्स्टिस आ चुका था। भाग 1। विंटर सोलिस्टिस के दिन सनी थका हुआ उठा। बॉडी हैवी लग रही थी, आंखें खुल रही थीं, पर दिमाग जागना नहीं चाह रहा था। जितनी कोशिश की, ये सुस्ती गई ही नहीं। आखिरकार वो ब्लैंकेट के अंदर ही थोड़ी देर और पड़ा रहा। ये फीलिंग उसे पहले से जानी पहचानी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे फर्स्ट नाइटमेयर से पहले के दिनों में, और थोड़ी सी ब्लैक माउंटेन पर ठंड से धीरे धीरे मरते वक्त जैसी। वो याद आते ही सनी का शरीर हल्का सा कांप गया। आज उसका अर्थ पर आखिरी दिन था, कम से कम कुछ टाइम के लिए। रात तक स्पेलो से फिर से बुला लेगा, इस बार ड्रीम रेल्म के बीचों बीच। वहां क्या मिलेगा? लक साथ देगा या फिर कोई नया डिजास्टर? अंदाजा लगाने का कोई फायदा नहीं था। जो हो सकता था वो सब वो कर चुका था। पढ़ाई, ट्रेनिंग और अपना सीक्रेट। उसका एस्पेक्ट काफी लोगों से बेटर था, और जिंदा रहने की जिद आउटस्कर्ट्स की जिंदगी और फर्स्ट नाइटमेयर ने काफी मजबूत बना दी थी। ओवरऑल वो रेडी था। एक गहरी सांस लेकर सनी बेड से उठा, मॉर्निंग रूटीन फॉलो की। अगर ये काफी टाइम के लिए लास्ट हॉट शावर था तो उसे पूरी तरह एंजॉय करेगा, और अगर ये लास्ट प्रॉपर ब्रेकफास्ट था, पर भूख ही नहीं थी। कैफेटेरिया भरी हुई थी पर आवाज नहीं थी। स्लीपर्स चुप थे, सबके चेहरे भारी और सोच में डूबे हुए। न हंसी न शोर, सिर्फ लेगेसीज थोड़े शांत लग रहे थे, पर वो भी अलग ही रह रहे थे। सनी को पिछली बार का वक्त याद आया। वो धीरे से कॉफी मशीन के पास गया। लोग अक्सर कॉफी में शुगर और मिल्क डालते थे। आज के दिन उसने भी ट्राई करने का फैसला किया। ट्रेडिशन अच्छी चीज होती है। कुछ देर बाद वो अपनी यूजुअल सीट पर बैठा, कैसिया के पास, वो अंधी लड़की। इतने दिन पास रहने के बाद भी दोनों ने कभी बात नहीं की। आज भी बदलने की कोई वजह नहीं थी। जैसे ही सनी ने कॉफी का पहला सिप लिया, कैसिया ने अचानक सर घुमाया और सीधा उसे देखने लगी। उसकी नीली अंधी आंखें सीधी सनी पर थीं। सनी घबरा गया, इधर उधर देखा, पीछे भी, फिर धीरे से बोला, वो व्हाट? कैसिया कुछ पल चुप रही, फिर शांत आवाज में बोली, हैप्पी बर्थडे। सनी का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर समझ आया, ओह, आज मेरा बर्थडे है। वो बिल्कुल भूल गया था। आज वो 17 का हो रहा था। पर उसे कैसे पता चला? सनी ने उससे देखा, फिर सोच को वहीं छोड़ दिया। वो लड़की वैसे ही क्रीपी थी। थैंक्स। कैसिया ने सर हिलाया और फिर चुप हो गई। यही बेटर था। सनी ने कॉफी खत्म की। इस बार इतनी बुरी नहीं लगी। शुगर और मिल्क काम कर रहे थे और थोड़ी सी नींद भी कम हो गई। 17। सनी को कभी यकीन नहीं था वो इतनी दूर तक आएगा, पर वो आया। जिंदगी कभी कभी अजीब होती है। 1 साल पहले अगर कोई कहता वो अपना बर्थडे रियल कॉफी के साथ मनाएगा, वो हंस देता, पर आज ये सच था। पुरानी यादें धीरे धीरे आने लगी, उन लोगों की जो कभी उसके बर्थडे का हिस्सा थे। सनी ने तुरंत खुद को रोका और हल्की सी मुस्कान लाया। ये बुरा नहीं है, अगला साल अवेकेंड बनकर फिर मनाएंगे। इसी सोच के साथ वो कैफेटेरिया से बाहर निकला। भाग 2। आज क्लासेस नहीं थीं, फिर भी सनी विल्डरनेस सर्वाइवल क्लास गया।
टीचर जूलियस से अलविदा कहने। बूढ़ा आदमी काफी इमोशनल हो गया। एक के बाद एक लास्ट टिप देता रहा और बोला अवेकेंड बनने के बाद रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेगा। सनी ने थैंक्स कहा और निकल गया। उसके बाद करने को कुछ खास नहीं था। शाम होने लगी। इंस्ट्रक्टर रॉक ने सबको स्लीपर सेंटर के फॉयर में बुलाया और बाहर ले गया। स्नो से ढके पार्क्स में दूसरे अवेकेंड अपने बैचेस को एक ही जगह ले जा रहे थे, मेडिकल सेंटर। वो जगह हॉस्पिटल से ज्यादा मंदिर जैसी लगती थी। अंदर एडवांस्ड मशीन्स थीं और पावरफुल हीलर्स भी। स्लीपर्स की बॉडीज स्पेशल पॉड्स में रखी जाती थीं। अगर ड्रीम रेल्म में कुछ बुरा होता तो यहीं से उनका शरीर संभाला जाता। पर आखिरी बात स्लीपर्स पर ही होती थी, वो जागेंगे या नहीं। अंदर जाकर सनी को हैरानी हुई। इंस्ट्रक्टर रॉक पॉड्स के पास नहीं ले गया। वो उन्हें एक खाली फ्लोर पर ले आया और एक रोशनी से भरी गैलरी खोली। अंदर व्हील चेयर्स की लाइन थी। हर चेयर पर एक इंसान बैठा था, चेहरा शांत, आंखें खाली, न हरकत न आवाज, जैसे अंदर कुछ बचा ही न हो। सनी के रोंगटे खड़े हो गए। डर धीरे धीरे दिल में उतरने लगा। इंस्ट्रक्टर रॉक ने कहा, इन्हें देखो और याद रखो, ये हॉलो है। ये सब कभी स्लीपर या अवेकेंड थे, कुछ कमजोर, कुछ ताकतवर, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल। सब ड्रीम रेल्म में मरे। सनी को समझ आ गया, इनकी सोल्स खत्म हो चुकी थीं। अगर किस्मत अच्छी हो तो सोल के साथ बॉडी भी मर जाती है, वरना ऐसे बन जाते हो, हॉलो। इंस्ट्रक्टर रॉक ने कैस्टर और नेफिस की तरफ देखा और बोला, इसलिए वहां मत मरना। कुछ देर बाद स्लीपर्स को उनके रूम्स में ले जाया गया। पॉड्स रेडी थे। एक रूम में कैसिया रो रही थी, वॉल्स को छूकर अपनी जगह ढूंढ रही थी। दूसरे में कैस्टर जमीन देख रहा था, होंठ हिल रहे थे, एक ही बात बार बार। वो कांप रहा था। कहीं और नेफिस अपने हाथ देख रही थी। उसकी स्किन के नीचे सफेद रोशनी तेज होती जा रही थी। दर्द उसके चेहरे पर साफ था। और आखिरी रूम में सनलेस खड़ा था। उसने अपनी शैडो को देखा। रेडी हो? शैडो ने कंधे उचका दिए। सनी ने सांस ली। हां, मैं भी। वो पॉड के अंदर गया और डार्कनेस में एक आवाज गूंजी, वेलकम टू द ड्रीम रेल्म सनलेस। चैप्टर 30 भाग 1। सनी को लगा था ड्रीम रेल्म में आते ही वो ऊपर से जगह देखेगा, बिल्कुल फर्स्ट नाइटमेयर की तरह। तब वक्त उल्टा चल गया था और उसे थोड़ा आइडिया मिला था आगे क्या होने वाला है। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्पेल की आवाज सुनते ही सनी अंधेरा महसूस करने लगा और पानी, बहुत ज्यादा पानी। वो देख नहीं पा रहा था। सांस लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, नमकीन पानी अंदर घुस गया। उसका गला घुट गया, बॉडी झटकने लगी। ये सिर्फ अंधेरा नहीं था, रोशनी थी ही नहीं। नॉर्मली अंधेरा सनी के लिए प्रॉब्लम नहीं होता, पर इस बार उसकी नजर काम ही नहीं कर रही थी। शायद पानी वजह था। अगर शैडोज वाली स्पेशल परसेप्शन नहीं होती तो वो पूरी तरह भटक जाता। उसकी मदद से वो मुश्किल से समझ पाया ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा। लकीली टीचर जूलियस ने स्विमिंग सिखाई थी। दिल में उन दोनों को थैंक्स बोलने का वादा करके सनी शांत रहने की कोशिश करता रहा और ऊपर की तरफ तैरना शुरू किया। कुछ लंबी और 10 सेकंड्स बाद उसका सिर पानी से बाहर निकला। उसने गहरी सांस ली। जलती हुई लंग्स को थोड़ी राहत मिली। जिंदा हो, अभी जिंदा हो। सांस नॉर्मल हुई तो सनी धीरे धीरे घूमा, आसपास देखा। सिर्फ काला पानी, लहरें, ऊपर काला आसमान, न चांद न तारे, बस दबाने वाली खाली जगह। सनी का दिल ठंडा पड़ गया। ये समंदर है? ओशन? क्या मुझे बीच समंदर में छोड़ दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जमीन होनी चाहिए। तभी एक दूर की आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने घूम कर देखा। पानी के ऊपर एक ट्रायंगल जैसा फिन चल रहा था। बहुत दूर था, पर उसे इतना क्लियरली क्यों दिख रहा था? सनी के शरीर पर ठंडी पसीना आ गया। वो फिन कम से कम 5 मीटर लंबा था और तेजी से पास आ रहा था। हर सेकंड और बड़ा दिख रहा था,
स्पेल? तेरी तो। सनी ने घबराकर इधर-उधर देखा, कुछ भी, कहीं भी। और तब उसे दूर एक काली सी चीज दिखी, पानी से थोड़ी सी बाहर। सोचने का टाइम नहीं था। सनी पूरी ताकत से उधर तैरने लगा, हाथ पैर। पर चाहे जितनी तेज वो तैर रहा था, पीछे वाली चीज और तेज आ रही थी। डर के बीच भी उसका दिमाग थोड़ा काम कर रहा था। उसने अपनी शैडो को कमांड दिया, बॉडी के अराउंड लिपटने के लिए। तुरंत उसकी स्पीड डबल हो गई। बिल्कुल आखिरी पल पर सनी ने काली चीज पकड़ी और पानी से बाहर निकल आया। वो गिर गया, स्किन पत्थरों से घिस गई। तब पूरी जगह जोर से कांपी, जैसे कुछ बहुत बड़ा टकराया हो। सनी पीछे हटा और तब पानी से भयानक जबड़े निकले, बड़े बड़े दांत, हर एक उसकी हाइट जितना। सनी को समझ आ गया, ये पत्थर उसे बचा नहीं पाएगा। मैं इतना छोटा हूं, फिर भी ये मुझे क्यों खाना चाहता है? पर अटैक से पहले ही कुछ और हुआ। एक बहुत बड़ा काला टेंटिकल पानी से निकला, टावर जैसा, और फिर नीचे गिरा। उस मॉन्स्टर को पकड़ के नीचे खींच लिया। सनी के पैर सुन्न हो गए। वो कुछ मिनट्स बाद सनी को यकीन हो गया, अभी कोई उसे नहीं खाने वाला, कम से कम अभी नहीं। तब जाकर उसका कांपना रुका। वो आसपास देखने लगा। जिस काली चीज पर वो चढ़ा था वो एक स्टोन प्लेटफॉर्म था, लगभग 12 मीटर का। सरफेस ज्यादा अनइवन नहीं था, एजेस थोड़े रेगुलर थे। नेचुरल से ज्यादा मैन मेड लग रहा था। पर ड्रीम रेल्म में क्या रियल है और क्या नहीं, कहना मुश्किल था। बेहतर है ज्यादा सोचा ना जाए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल अकेला था, अंधेरे पानी के बीच एक छोटा सा आइलैंड। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। और तब सनी को एक और बात समझ आई। वो भीगा हुआ था, ठंडा था और बिल्कुल नंगा। उस वक्त ये याद आना नॉर्मल था। जब जान बच रही हो, कपड़े लास्ट में याद आते हैं। और वैसे भी यहां कोई देखने वाला नहीं था, फिर भी ठंड लग रही थी। सनी ने पपेटियर श्राउड समन की। डार्क ग्रे कपड़े उसके शरीर पर आ गए, सॉफ्ट लेदर बूट्स भी। कपड़ों के साथ उसे थोड़ी सेफ्टी महसूस हुई, और गर्मी भी। वो प्लेटफॉर्म के बीच में बैठ गया, जितना पानी से दूर हो सकता था, और याद करने लगा ड्रीम रेल्म के जितनी एरियाज उसे पता थे। पर कोई भी इस अंधेरे, तारों के बिना वाली जगह जैसा नहीं था। ऑफकोर्स अगर कोई यहां आया भी होगा तो जिंदा वापस नहीं गया होगा। नीचे जो चीजें थीं उनके साथ। सनी ने डिसाइड किया, अभी यहीं रुकना बेहतर है। तैर कर जाने का रिस्क नहीं लिया। टाइम के साथ शायद कुछ बदलेगा। उसने अपनी शैडो को महसूस किया। दिख नहीं रही थी, पर मौजूद थी। ये जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी ना? अंधेरा ही अंधेरा। शैडो चुप रही। वैसे अच्छा काम किया पहले। सनी लेट गया, हाथ सिर के नीचे, काले आसमान को देखता रहा। लहरों की आवाज अजीब सी शांति दे रही थी। आंखें बंद हो गईं। मिनट्स आवर्स में बदलने लगे। फिर अचानक समुंदर की आवाज बदली। सनी ने आंखें खोली। आसमान का एक हिस्सा हल्का ग्रे हो रहा था, और दूर एक फीकी सी रोशनी, सूरज उग रहा था। इस काले वर्ल्ड में नया दिन आ गया था, और उसी के साथ समुंदर जोर से उथल-पुथल करने लगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।